तो हम लोग है ना, कल का हमारा टॉपिक क्या था जिसको हम पढ़ रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था, भारत का आजाद भारत जो एक्ट आया था 1947 में जो आया था। इसके तहत क्या किया था कि जो इंडियन टेरिटरी थी उसको कितने हिस्सों में बांट दिया था। पहला डोमिनियन ऑफ इंडिया में बांट दिया था, दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में बांट दिया था, और तीसरा ब्रिटिशर्स ने जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ में थोड़ी फ्रेंडशिप दिखाते हुए क्या कहा कि अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो इससे क्या हुआ, उनको अलग से इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार भी दे दिया। तो उस समय जब भारत था, तो उस समय जब भारत आजाद होने से पहले समथिंग अराउंड 565 टोटल हमारी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसके अंदर से कुछ पाकिस्तान में चलेगी आफ्टर आजाद, जिन्होंने पाकिस्तान को चूज किया। रिमेनिंग 552 और 554 के आसपास भारत के आसपास रहे। भारत की जो एक्चुअल टेरिटरी है उस टेरिटरी में वो थी। ठीक है, अब आती है भारत की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास आता है कि कौन से वाले जो स्टेट्स है प्रिंसली स्टेट्स, उनको अपन को किसमें ऐड करना है, ऐड करना है भारत के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसके पास आएगी, ये जिम्मेदारी आएगी जो हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास आएगी। और सबसे बड़ी पॉलिटिकल हेड कौन थे उस समय हमारे, जवाहरलाल नेहरू, वही थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप एक काम कीजिए, आप है ना जितनी भी जो स्टेट्स हैं जो भारत की टेरिटरी के अंदर आपको लग रहा है कि इनको प्रिंसली स्टेट्स को हम भारत के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जाइए और उन राजाओं के साथ में, चाहे आप है ना बाय क्या बोलते हैं, बाय आप उनको थोड़ा सा फ्रेंड दिखाइए, नहीं दिखाइए तो उनके अंदर पेट्रोटिज्म जगाइए। ठीक है, नहीं तो उनको लालच दीजिए, ठीक है, पैसे का लालच दीजिए, तो किसी भी ना किसी तरीके से उनको भारत के अंदर एड अप कीजिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वो अपने जो सेक्रेटरी थे जिनका नाम था वीपी मेनन साहब, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब ये दोनों जाते हैं कहां पर, जवाहरलाल, ये जाते हैं जितने भी हमारी स्टेट्स थी उनकी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के पास, प्रिंसेस के पास। ठीक है, अब देखिए कि जितने भी राजा थे मैक्सिमम ऑफ देम, वो उनको पहले से पता था कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार है, तो अगर आप मान लीजिए अगर आपको इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार है तो आप अगर किसी के साथ में एडअप कनेक्ट करने जाओगे तो आपको क्या चाहिए, आप कुछ ना कुछ फेवर मांगोगे। तो ये फेवर पहले से हम लोग प्रिपेयर करके गए थे, जो इनकी स्ट्रेटेजी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जो स्ट्रेटेजी थी, वो पहले से फेवर क्या लेके गए थे। अगर कोई व्यक्ति जिसके उससे जैसे मान लीजिए किसी प्रिंस के पास गए तो प्रिंस से बोला कि आपके जो पिताजी थे वो भारत के कितने ज्यादा लॉयल थे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो आप इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर एकदम से हृदय परिवर्तन होगा, वो कहेगा हाँ मेरे पिताजी ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो मैं क्यों भारत से अलग होना चाह रहा हूँ, तो मैं भी अब भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या कि अब अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मैं अगर अपनी टेरिटरी लेकर आ रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। लाइकवाइज अगर आपके अभी अगर सरकार आपके खेत के ऊपर से या फिर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से अगर कुछ भी प्रोजेक्ट करती है तो आपको कंपनसेशन मिलता है। तो लाइकवाइज वो भी ये कह रहे हैं कि अगर ये टेरिटरी मुझे अगर भारत के अंदर ऐड करनी है तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए भी इन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है, एक प्रीवी पर्स नाम की चीज रखी थी, इन्होंने क्या नाम रखा था, पीवी पर्स नाम की चीज रखी थी। ये क्या था कि आप अपनी टेरिटरी भारत में मिला रहे हो तो इसके वजह से हम लोग आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट देंगे। ठीक है, हम लोग साल दर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा, क्योंकि आपने अपनी टेरिटरी मिलाई है इसलिए आपको कुछ ना कुछ पैसा हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, कुछ ऐसे आ गए। कुछ लोग कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कह रही थी ना तो हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म लग रहा है, ना हमारे पास पीवी पर्स है, तो हम अब उनको कैसे काउंटर किया जाएगा। तो फिर है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मिलिट्री अच्छी है। तो इनको मिलिट्री का घेराव करते हैं, चारों तरफ से इनको मिलिट्री का थ्रेट दिखाते हैं। तो बहुत सारी स्टेट बाय द एक्ट ऑफ थ्रेट, तो इससे वो डर के बहुत सारी स्टेट्स भारत के साथ में जुड़। लेकिन बात आती है ये जो ऑलरेडी मार्क्ड है, कौन सी, जोधपुर, जूनागढ़, ट्रेवनकोर, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर, इन लोगों ने बिल्कुल लास्ट तक क्या किया, एक रिपल्शन जो पॉलिसी थी वो अपना के रखी कि हाँ, इनमें से कुछ थे जो कहना चाह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, जैसे कि जूनागढ़ एंड जोधपुर। ठीक है, जूनागढ़ प्रॉपरली चाह रहा था, जूनागढ़ का जो राजा था वो प्रॉपरली चाह रहा था कि उसको पाकिस्तान के साथ में मिले। लेकिन जूनागढ़ की जो बाउंड्री है यहाँ पे पाकिस्तान खत्म,
अब ये बाउंड्री तो मिल ही नहीं रही ना, पैसे भी करके बाउंड्री नहीं मिल रही है। लेकिन जूनागढ़ के राजा का क्या कहना था, वो ये कहना था कि ना हम ना सी की जो टेरिटरी है उससे पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। वैसे ही दूसरा कौन सा था हमारा यहाँ पे, जोधपुर वाला। जोधपुर का राजा का क्या सीन था कि जोधपुर वाला कह रहा है कि चलो ठीक है, ये तो पाकिस्तान की अगर ये बाउंड्री है तो हम तो है ना सीधा सीधा किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी बाउंड्री तो डायरेक्ट पाकिस्तान से लग रही है, तो हम तो मिल सकते हैं ना पाकिस्तान में। तो इसकी क्या स्टोरी है, सबकी क्या स्टोरी है, वो अपन एक बार को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रवणकोर से। ठीक है, सबसे पहले किसके बाद करते हैं, त्रवणकोर से, क्योंकि त्रवणकोर वही राज्य था जिसने सबसे पहले क्या बोला कि हमको भारत से साथ में नहीं आना, हमको इंडिपेंडेंट रहना। सबसे पहला राज्य था जिसने बोला हमें इंडिपेंडेंट रहना। त्रवणकोर की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसके हाथ में था, वो था हमारा सीपी रामास्वामी अय्यर के हाथ। तो सीपी रामास्वामी अय्यर सबसे पहले जब 1946 और इवन स्टार्टिंग ऑफ 47 तभी वो बोल चुके थे कि हमें भारत के साथ में नहीं जाना, हमें ना तो पाकिस्तान के साथ जाना ना भारत के साथ जाना, हमें इंडिपेंडेंट रहना। लेकिन त्रवणकोर के पास में पैसा था, और दूसरा क्या था, त्रवणकोर के पास में मिनरल रिच स्टेट थी, यानी उसके पास में पैसा भी था और उसके पास में मिनरल रिच स्टेट थी। यानी यहाँ पे क्या मिलता है, साइंस एंड टेक में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा मटेरियल मिलता है, साइंस एंड टेक में पढ़ा था मोनोजाइट। ठीक है, जिसका आउटपुट फिर हम क्या करते हैं, उसी का हेल्प करते हैं हम लोगों ने किसमें, उसी की हेल्प करते हैं एटॉमिक एनर्जी को बनाने के अंदर, थोरियम देन फिर एटॉमिक एनर्जी। मोनोजाइट मिलता है कि नहीं मिलता, तो मोनोजाइट एक मिनरल है जो यहाँ पे बहुत मिलता है, केरल कोस्ट में बहुत मिलता है। तो इस वजह से वो मिनरल रिच भी था। और उस समय यूरोप के अंदर, उस समय यूरोप के अंदर एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाली जो चीज थी, हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, तो जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली जो चीज है उसका मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही थी, स्पीड अप था कि हम पहले बना लेते हैं। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये क्या कर, ये त्रवणकोर को अपने साथ में रखना चाह रही थी, इसके राजा के साथ में बात कर रहे थे कि इसको है इंडिपेंडेंट रखते, बाद में इसको कब्जा लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ का जो मिनरल रिच एरिया है वो हमारे पास आ जाए, तो हमारे लिए फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जाएंगे इंडिया, त्रवणकोर पे जितना भी हमारा मिनरल रिच है, मिनरल है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके ले आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये चीज पता चलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब को, तो वो जाते हैं इन त्रवणकोर से बोलते हैं, देन इसके जो राजा था उससे बात करते हैं, बात करने के बाद में फिर वो फिर बोलता है कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन यहाँ की एक पार्टी होती है केरल सोशलिस्ट पार्टी करके, तो उसके ऊपर, उसके कुछ लीडर्स के ऊपर क्या हो जाता है, आत्मघाती हमला हो जाता है। इससे डर के त्रवणकोर का राजा कहता है हम भारत के साथ हैं। ठीक है, यानी कि उसे लगा कि अब ये क्या हो सकता है अगला हमला मेरे ऊपर हो जाए, तो इन्होंने बोला हम त्रवणकोर भारत के साथ। ठीक है, यानी कि उसको क्या किसने कौन सा इसको क्या इशू हुआ, इसको हमने कवर अप किया बाय थ्रेट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पकड़ते हैं हम लोग भोपाल को। भोपाल का राजा था नवाब हमीद उल्ला खान साहब। क्या नाम थे उनका, नवाब, जैसे इसका लिख देता हूं, इसको कौन थे, सीपी अय्यर, और यहाँ के कौन थे, नवाब हमीदुल्ला खान। तो नवाब हमीदुल्ला खान वो एक्चुअल में किससे कनेक्टेड है, वो अपने आप को है ना कांग्रेस से just मतलब एक डिटैचमेंट के साथ में रहते थे। उन्हें ये लगता था कि ना वो मुस्लिम लीग, उनका जो कनेक्शन था मुस्लिम लीग के साथ वो ज्यादा था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो ये चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, और उनके ऊपर इंफ्लुएंस किसका था, मुस्लिम लीग का था, यानी कि पाकिस्तान का इंफ्लुएंस था। और दूसरा, एक पाकिस्तान का दूसरा हैदराबाद की तरह वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे। तो नवाब हमीदुल्ला खान अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट नहीं रख पाए हैदराबाद। ठीक है, और बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, जैसा कि कल हमने बताया था कि नियर बाय कुछ इलाकों के अंदर क्या हुआ, एक छोटा मोटा, एक भोपाल के आसपास वाले इलाकों में छोटा मोटा है ना ये रेवोल्यूशनरीज के द्वारा रिवोल्ट होने लगा। और दूसरा क्या था, फिर इनको लगा कि जो छोटी मोटी बहुत सारी स्टेट्स हैं उन्होंने, वो भी तो भारत के साथ मिल गई है। अब आप ये बताओ कि आसपास बहुत सारी स्टेट्स अगर भारत के साथ मिल गई है, तो वो अकेला भोपाल कैसे इंडिपेंडेंट रह सकता है, कैसे भी नहीं रह सकता इंडिपेंडेंट। या फिर पाकिस्तान के साथ भी अगर रहना चाहे तो आप कैसे क्या करोगे, यहाँ से ग्वालियर से अगर आप चलोगे, वो ग्वालियर से जैसे चले विदिशा है, विदिशा भारत का है अंदर, और फिर वहां से आगे आपसे बोलेगा पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, तब आपको भोपाल से निकलने देंगे, भोपाल स्टेट से।
ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई इशू नहीं है, फिर लास्ट में आके वो भी इसके साथ में एडअप हो गया, वो भी भारत के साथ में जुड़ी, उनका भी एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हृदय परिवर्तन ज्यादातर जान के खतरे से होता है। ठीक है, कि मुझे जान का खतरा ना हो इसलिए मुझे हृदय परिवर्तन ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग ने कल बात की थी जोधपुर की। जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? राजा हनुवंश सिंह। ये हमारे राजपूत राजा थे, राजा हनुवंश सिंह। राजा हनुवंश सिंह का एक कंडीशन थी, सिंपल सी। राजा हनुवंश सिंह कह रहे थे कि हाँ, मेरी जो टेरिटरी लग रही है ना पाकिस्तान के साथ, मैं तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ ना। ठीक है, तो इन्होंने भारत के साथ भी है ना डील स्टार्ट, मतलब एक उनको कहना था कि मुझे, मैं बीच में हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं बीच में हूँ। तो अब क्या, इसमें क्या कंडीशन रहेगी? अब या तो इंडिया मुझे कुछ ऑफर देगा या पाकिस्तान ऑफर देगा। तो पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया का कुछ हिस्सा मुझे अपने अंदर लेने, मतलब इंडिया का एक अच्छा खासा स्टेट है जोधपुर, 33,000 किलोमीटर के आसपास का एरिया था, जो पाकिस्तान अपने पास में जोड़ना चाह रहा था। तो पाकिस्तान के जो वो समय वो थे मोहम्मद अली जिन्ना जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको, जो जोधपुर के राजा थे, राजा हरवंश सिंह साहब, तो उनको है ना ब्लैंक पेपर दिया साइन करके कि अपनी इसमें सारी डिमांड लिख लो। डिमांड के साथ में इवन आपको एग्रीकल्चर भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं कराची, उसका जो पोर्ट है, कराची का जो पोर्ट है, उसका भी एक्सेस मिलेगा। वो भी कैसा? फ्री एक्सेस। अब मान लीजिए कि इतना सब कुछ अगर मिल रहा है, ठीक है, किसी राजा को, और इसके साथ साथ देखो सबसे पहली चीज उसको, तो वहां के राजा को ये सबसे बड़ा इशू क्या था, उसके वहां का जो जोधपुर का प्रेजेंट राज्य है, उसके लिए सबसे बड़ा इशू है वहां की टेरिटरी, वहां की जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है? मरुस्थलीय लोकेशन है, रेत है, सब कुछ हमारे यहाँ पर क्या है, अच्छी तरीके से क्रॉप्स नहीं हो पाएगी, फसल अच्छी सी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारिश होती नहीं है वहां पे, बहुत कम होती है। तो इसलिए वहां पे क्या आती है? फेमाइन्स आती है, सूखा पड़ता है, जिससे कि क्या है, फेमाइन्स आती है। फेमाइन्स आएंगी तो फूड शॉर्टेज होता है। तो उस राज्य को कम से कम सामने वाले किसी ना किसी से सपोर्ट चाहिए था कि उसको एग्रीकल्चर सपोर्ट मिल जाए, फूड, एक इमेंस अमाउंट में फूड मिल जाए। तो जिन्ना ने बोला कि हम आपको फूड भी प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ये खबर पहुंचती है किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब को पहुंचती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब फिर इनसे कांटेक्ट में आते हैं, हनुवंत सिंह से, और कांटेक्ट में आने के बाद में हनुवंत सिंह से बात करते हैं। बात करने के बाद में इनको और ज्यादा ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या ऑफर्स थे? पहला, कि अगर आपके देश में फेमाइन्स आती है तो हम आपको एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, हाँ, जिन्होंने आपको कराची पोर्ट को एक्सेस दिया है, हम यहाँ पे आपको काठियावाड़ जो पोर्ट है उसको एक्सेस देंगे ना, काठियावाड़ वाला जो पोर्ट है वहां का एक्सेस देंगे। और दूसरा, कि अगर आप हमसे मिल जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर वहां के जो राजा थे हनुवंत सिंह साहब, उन्होंने कहा कि चलो मेरा जो राज्य है, मेरा जो राज्य है, उस राज्य में ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू भी है, और फिर वो भारत के साथ कनेक्ट होके उन्होंने भारत के साथ में क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक था, एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको साइन कर दिया। जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या मतलब है? विलय पत्र, हिंदी में उसको विलय पत्र बोलते हैं, यानी कि हम अपने राज्य को आपके राज्य के साथ में, या आप अपने राज्य को आपके देश के साथ में विलय करना चाहते हैं। समझ गए? तो इन्होंने किस किस ने विलय कर दिया अभी तक? ट्रवनकोर ने कर दिया, भोपाल ने कर दिया, और जोधपुर ने कर दिया। अभी हमारे पास बचे कौन से? जूनागढ़ बचा, हैदराबाद बचा, और कश्मीर बचा। इन तीन की स्टोरी अभी देखते हैं। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत? ट्रवनकोर में कोई दिक्कत? भोपाल में कोई दिक्कत? और जोधपुर में कोई दिक्कत? तीनों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी हम इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। जो आज हम देख रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज का जो कंसेप्ट आज हम देख रहे हैं, तो वो एकदम से कैसे आया है? हमें पता भी तो होना चाहिए कि आजाद होने से पहले हम लोग कैसे डिवाइडेड थे। हम लोग डिवाइडेड थे इन ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश कमिश्नरेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो इन सबको मिलाकर हमने आज जो भारत हमें देखने को मिलता है,
उस तक कैसे हम लोग आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों का पार्ट है, ये थोड़ा हिस्ट्री का भी पार्ट है और ये पॉलिटी का भी पार्ट है। पॉलिटी में मैं जो आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, जो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो उसके अंदर हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से स्टेट्स भारत के अंदर एंड हुई है और किस तरीके से आज की कंडीशन बनी, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ ये राज्य, इन राज्यों को मतलब बगावत की तो की थी। ठीक है, तो 3 राज्यों की स्टेट समझ आया। चौथे पे आए, ठीक है, चौथा जो राज्य है वो ले लेते हैं हम, इसको ले लें जूनागढ़ को ले। जूनागढ़ के जो राजा थे, उन राजा का नाम क्या था? उन राजा का नाम था नवाब महाबत खान। जूनागढ़ के जो राजा थे उनका नाम था नवाब महाबत खान। अब आप मेरे को बताइए, जूनागढ़ कौन सा वाले इलाका है? सदर्न गुजरात के अंदर आता है और जूनागढ़ से डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं लगता, किसका? पाकिस्तान का। तो और जूनागढ़ का जो राजा था, इनके जो प्रधानमंत्री थे, वह प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री ही, इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शहनवाज भुट्टो। नाम याद आ रहा है? अरे जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी। ठीक है, उन्हीं के फिर बाद में आएंगी कौन? बेनरसी भुट्टो। ठीक है, तो यही थी, यही पूरी हमारी क्रोनोलॉजी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के कौन थे? पिताजी। ये इसके कौन थे? गवर्नर थे किसके? जूनागढ़। ठीक है, अब क्या होता है, राजा चाह रहा है, राजा चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट हो जाए। राजा का ये कहना है कि उसको पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट होना है। और वहां पे जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या कितनी? 80% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो क्या है? हिंदू जनसंख्या है। जूनागढ़ का जो डेमोग्राफी थी वो क्या थी कि वहां का राजा चाह रहा है पाकिस्तान से कनेक्ट होना। जो राजा कौन है? मुस्लिम। लेकिन जनता वहां की कौन सी है? हिंदू। वो भी कितनी? 80% से ज्यादा जनसंख्या क्या है? हिंदू। तो अब ऐसी स्टेट में, यहाँ पर कुछ राज्य हैं, दो सब स्टेट्स होती हैं, एक बड़े राज्य में कुछ छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं। तो दो सब स्टेट्स ने बगावत कर दी कि हमको भारत के साथ में ज्वाइन होना है, हमको पाकिस्तान के साथ में नहीं मिलना। तो अब ये राजा क्या करता है, अपनी मिलिट्री भेजता है इन दो सब स्टेट्स के अंदर। जैसे ये मिलिट्री भेजता है, उनकी खबर पहुंचती है इंडिया के पास। ये लोग जाते हैं इंडिया के, ये लोग इंडिया खबर पहुंचा देते हैं कि हाँ हम पे क्या किया जा रहा है, हमको पे प्रेशर बनाया जा रहा है, हम पे मिलिट्री प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया उसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, इंडिया इंटरफेयर करता है। जैसे इंडिया इंटरफेयर करता है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें इंटरेस्टेड थे, इसके लिए, जूनागढ़ के लिए। पाकिस्तान डायरेक्टली, पाकिस्तान को पता था कि जूनागढ़ हमारे पास में नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डायरेक्ट लैंड बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर जूनागढ़ में जो 80% पॉपुलेशन इंडियन है, वो 80% पॉपुलेशन अगर हिंदू है, और भारत इस मुद्दे को अगर नॉर्मल डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो तरीके होते हैं जिसमें प्लेबेसाइट और रेफरेंडम आता है, अगर किसको यूज करते हैं, यानी लोगों से ही पूछते हैं और उनसे वोट करवाते हैं कि आप किसके साथ में आना चाहते हो, तो ऐसे स्टेट में अगर भारत यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करता है, तो हमारे पास एक है ना ये जम्मू एंड कश्मीर। तो हम बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के समय पे कि वहां पर हिंदू राजा है, लेकिन वहां की ज्यादा पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम है। तो अगर यहाँ पर अगर हम प्लेबेसाइट या रेफरेंडम कराते हैं तो वहां पर भी तो रेफरेंडम होगा। अगर ये भारत के साथ चला जाता है, बिकॉज यहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, तो वहां के लोग मुस्लिम है, तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो इस लालच में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या होगी? एग्री हो गई रेफरेंडम कराने को। रेफरेंडम क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तरीका है जिसमें लोग खुद भागीदार होकर वोट करते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको किसके साथ में जाना है, या फिर क्या डिसीजन लेना है। डायरेक्ट लोगों से पूछ ले रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेफरेंडम, एक तरीका है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब मैं प्रियम्बल बना रहा था उस समय आपको बताया था ना डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो भारत मतलब जो प्रियम्बल में है ना डेमोक्रेटिक, तो उसके अंदर ना स्पेसिफिक मैंने बताया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फर्क है। बात क्लियर है? आगे आते हैं। जैसे ही ये हमारा यहाँ पे रेफरेंडम कराया जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 99% से ज्यादा वोट्स वहां के लोग
भारत के साथ में आने के लिए करते हैं। वहां के लोगों ने जो वोट दिया उसमें 99% से ज्यादा लोगों ने क्या वोट दिया कि हमको भारत के साथ में आना। जैसे ही हुआ उसके वहां पे जो राजा था महाबत खान जी, उनको तो पता ही था कि मैं रेफरेंडम होगा तो कैसे भी नहीं जीत पाऊंगा। तो यहाँ के जो राजा अपने पूरा सामान वगैरह पूरा जो जितना भी राज था उसकी जितनी भी ट्रेजरी था पूरा खाली करके और चले गए पाकिस्तान। राजा की प्रजा वगैरह सब कुछ यहाँ रह गया और अपने साथ में लेके चले गए जो भी इनके जो कीमती आइटम्स था उन सबको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इस तरीके से जूनागढ़ ये भारत के अंदर आ मिल जाता है। फिर हमारे पास आता है क्या, हैदराबाद और कश्मीर। अब जूनागढ़ जैसे ही भारत में मिलता है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंडम। सेम तरीका कश्मीर में भी तो होगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान पहले से श्योर था कि भारत अब यहाँ पे भी रेफरेंडम कराएगा, हम भारत को फोर्स करेंगे रेफरेंडम कराने के लिए। लेकिन यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था राजा हरि सिंह। कश्मीर एक्चुअली ब्रिटिशर्स के पास में है। ठीक है। एटी एटी हम लोग 19th सेंचुरी के आसपास आते हैं, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स से परचेज किया गया था। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनका नाम था गुलाब सिंह जी, उन्होंने ब्रिटिशर्स से परचेज किया। परचेज करने के बाद में अब हरि सिंह जी, अब आप एक बात बताइए, आपने एक प्लॉट खरीदा या खेत खरीदा, आपके दादाजी ने खरीदा या आपके फादर ने खरीदा। अब उस प्लॉट या उस खेत को आप क्या समझोगे, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं, सामने वाला कैसे ले सकता है। तो सेम हरि सिंह जी का मानना था कि ये जो कश्मीर है तो मेरा है ना, तो मैं अब इसमें डिसाइड करूंगा ना कि मेरे को पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, इंडिपेंडेंट रहूंगा। तो उनका मानना था मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है। अब क्या होता है कि उनका मानना था मुझे क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये है कहां पर, ये श्रीनगर में अभी है। ठीक है। डेट आ चुकी है 24 अक्टूबर 1947। ठीक है। पाकिस्तान को पता चलता है कि भारत यहाँ रेफरेंडम नहीं कराने वाला। पाकिस्तान को खबर लगती है भारत रेफरेंडम नहीं कराने वाला है। ठीक है। और भारत ने ऑलरेडी अपने हरि सिंह से डायलॉग्स में टॉक बिठाई रखी थी और उसके अंदर हरि सिंह जी ने कहना था कि हम भारत के साथ भी नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान वालों ने भी ऑफर किया तो उनको भी मना कर दिया। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है। तो ऐसे केस में, इस केस में पाकिस्तान में इस डेट के आसपास अपने जो, ऐसा रहता है देखो, हर देश के अंदर कुछ एग्रेसिव वो होते हैं ग्रुप्स। जैसे इसमें थे हमारे कुछ पश्तून से और कुछ और मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो एग्रेसिव ग्रुप्स थे। उनको उनको और इवन आर्मी को इन्होंने नॉर्मल ट्राइब्स की जो वो होती है ना पोशाक, वो पहना के और श्रीनगर और बारामूला और श्रीनगर तरफ से एंटर करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो यहां से जैसे ही वो कश्मीर में एंटर किए, यहां से यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो सैनिक थे, हमने भी अपनी मतलब टुकड़ी नहीं भेजी यहाँ पर, किसको अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं इंटरफेयर किया। यहाँ पे इंटरफेयर कौन कर रहा है, राजा की जो सेना है वो लड़ रही है। ठीक है। तो अब डेट आती है हमारी 26 अक्टूबर, 25 और 26 अक्टूबर। हमारे राजा की जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उमर अब्दुल्ला के जो फादर फादर थे, शेख अब्दुल्ला। ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर आते हैं दिल्ली और बोलते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के लिए हो जा रहे हैं तैयार। ठीक है। हमको क्या, पाकिस्तान अटैक कर रहा है। अगर हम अगर हम आपने अभी नहीं रोका, आपने अभी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया तो कश्मीर पाकिस्तान एक्वायर कर लेगा। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि हम अभी साइन करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से जाते हैं वीपी मेनन साहब, और हमारे वीपी मेनन साहब जाते हैं पूरा डॉक्यूमेंट लेकर, पहुंचते हैं श्रीनगर। बिल्कुल प्राइवेट फ्लाइट, बिल्कुल मूवी मूवी लाइक सिचुएशन थी। तो बननी भी चाहिए एक मूवी एक तरीके से। ठीक है। जैसे ये लैंड करते हैं, हरि सिंह जी पे साइन करवाते हैं, और साइन करवाने के साथ में उसमें क्या क्या इंक्लूजन रहता है कश्मीर वाले में। इसके अंदर रहता है कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और
फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन रिलेशन, इन तीन मुद्दों पे इंडिया को अधिकार था। और रिमेनिंग अगर कोई और मुद्दा है उसमें लॉज बनाने का अधिकार किसका था? जो वहां के कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उनको था। जैसे ही साइन होता है भारत, यानी अब आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, विलय पत्र साइन कर दिया, अब आप भारत के साथ में आना चाहते हो, तीन मुद्दों पे भारत का अधिकार है, तो भारत को चाहिए था कि एक बार इन्होंने साइन करते बाद में देखेंगे, यानी एक बार इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है कि भारत के साथ आना चाहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बाद में निपटारा करेंगे। तो अब क्या होता है, भारत अपनी फोर्स भेज देता है, और भारत की जो एक फ्यूरियस फोर्स थी, ठीक है, इनमें एक मेजर शतांश, नॉट शतांश इन उसमें थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे मेजर साहब थे, और ये जाके भारत की मिलिट्री श्रीनगर और बारामूला, और इवन बारामूला के भी आगे तक पूरे पाकिस्तान की जो भी हमारी वो थी, पाकिस्तान से जो भी ऑपरेशन आ रहा था, जो भी हमारे ट्राइब्स आ रहे थे, उनको सबको डैमेज भी आती है। लेकिन इसी बीच में ये मुद्दा यूएन में जा चुका था, ठीक है, यूएन में जा चुका था, यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा जा चुका था। उस समय ये फैसला होता है कि स्टेटस को, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो स्टेटस को, यानी कि अब जो व्यक्ति जहां पर है वही अब आपकी क्या बन जाएगी, बाउंड्री लाइन बन जाएगी। तो तभी से पीओके वाला जो सेक्शन है वो अभी तभी से पाकिस्तान के हाथ में, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। भारत अभी भी 7 से 8 सीटें, आज की स्टेट में 7 सीटें रिजर्व है, कहां पर, पीओके के लिए। कहां पे रिजर्व है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में रिजर्व है कि नहीं। जब हम पीओके कैप्चर कर लेंगे तब वो 7 सीटें किसको दे दी जाएंगी, वो जाके पीओके वाला जो सेक्शन है वहां दे दी, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, फिर आगे चल के जब हरि सिंह जी की सरकार वहां जाके असेंबली बनती है, असेंबली बन के फिर वहां पे हरि सिंह जी बोलते हैं कि हम आपके साथ में आए थे, हमको कुछ स्पेशल अधिकार चाहिए। तो भारत की जो सरकार है वो क्या देती है, स्पेशल अधिकार देती है अंडर आर्टिकल 370, स्पेशल अधिकार देती है कुछ, किसको, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर को जब स्पेशल अधिकार मिलते हैं तो ऐसे स्टेट में क्या, इस ये जो स्पेशल अधिकार है जिसका बहुत सारे जो एग्रेसिव ग्रुप्स थे वो मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमको अब इसको पूरी तरह भारत के अंदर मिलाना है। आप लोगों ने 60-70 साल चलाया, लेकिन लास्ट में इन 2019 5 अगस्त 2019 में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, जिनका नाम है अमित शाह जी, वो एक क्या लेकर आते हैं, रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, जिससे कश्मीर में 370 और 35A का जो कंटेक्स्ट है वो पूरी तरह से हो जाता है समाप्त, और कश्मीर अब बन जाता है, जम्मू एंड कश्मीर अब किसका हिस्सा बन गया है, इंडिया का हिस्सा बन गया है। और उसको दो टेरिटरी में बांट देते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट देते हैं, एक होती है जम्मू एंड कश्मीर और एक होती है लद्दाख। अब यूनियन टेरिटरी में क्यों बांटा, उसको स्टेट भी तो बना सकते थे। यूनियन टेरिटरी में इसलिए बांटा ताकि ये कैसी, ये जगह कौन सी है, बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल जगह है, जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से फोर्स पूरी क्या है, पूरी असाइंड है, सब कुछ एक तरीके से बहुत फ्रजाइल, पाकिस्तान इसको कैप्चर करना चाह ही रहा है, तो उसको परमानेंट इंटेंशन है कि उसको चाहिए चाहिए। यूनियन टेरिटरी रहेगा तो वहां पे डायरेक्ट इंटरफेस किसका रहेगा, केंद्र की सरकार का रहेगा। तो केंद्र की सरकार को किसी से पूछना नहीं है, कुछ भी वहां पे इम्प्लांट कर लेगी। That's why we made this unit। तो आर्टिकल 350 में सारे अबॉलिश कर दिए थे। उसके अंदर जो पूरा 370 नहीं है ना, उसके अंदर जो सेक्शन बी और सेक्शन सी वो है ए वाला एज इट इज। इसी के अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो खुद का जो एक है, मतलब डॉक्यूमेंट है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, शायद सेक्शन 2 और 4 के आसपास लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर वालों ने खुद लिख के दिया है। तो हम कौन होते हैं उनको हटा अलग करने वाले, हम भी, हमने बोला आपने लिखा है, हमने जोड़ दिया, है कि नहीं। तो ऐसे कश्मीर भारत का हिस्सा। अब आते हैं एक जो लास्ट बचा हमारा हैदराबाद का, ठीक है, एक मिनट पूछिए।
ठीक है, हैदराबाद के जो थे वो थे हमारे नवाब मीर उस्मान अली। अब क्या होता है, नवाब मीर उस्मान अली, हैदराबाद की कंडीशन देखो, हैदराबाद बहुत बड़ा है, हैदराबाद के अंदर प्रेसिडेंट का पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा था, बहुत बड़ा था हैदराबाद। हैदराबाद के पास में इतनी ज्यादा फाइनेंशियल पावर थी कि वो भारत की जितनी पावर है उससे ज्यादा हैदराबाद के पास पावर, फाइनेंशियल फाइनेंशियल। तो हैदराबाद तो कह रहा था मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है। अब आप एक चीज बताओ, ये हैदराबाद, ये बिल्कुल जो ब्लैक स्पेस है वो क्या है, हैदराबाद है। अब इसको आप सही कर देते हैं, ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन। ब्लैंक स्पेस क्या है हमारा पूरा, ये क्या है, हैदराबाद। अगर ये इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, हैदराबाद की कोई ना तो बाउंड्री सी से लग रही है, ना ही इसकी कोई टेरिटरी दूसरे देश से लग रही है, चारों तरफ से किसके किसके तो मतलब चारों तरफ से कौन कवर कर रहा है, भारत। अब आप देखो एक नॉर्मल एक, एक सपोज करके कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए भारत और हैदराबाद अलग अलग स्टेट होता है, मतलब अलग अलग राज्य होता है, देश और। अब क्या है, जब हैदराबाद ने कोई, हैदराबाद का खुद का क्या है, एक मान लीजिए आज की कंडीशन ले रहा हूँ, हैदराबाद में खुद का क्या अपना एयरपोर्ट होता, यहाँ से एरोप्लेन उड़ के आ रहा है, लेकिन हैदराबाद और इंडिया की क्या लड़ाई है, ना तो हैदराबाद वाले इस वाली बाउंड्री को क्रॉस कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और ना बाहर से किसी दूसरे देश से एड मंगा पाते, पानी का रास्ता भी नहीं है और दूसरे देश से बाउंड्री भी नहीं है। तो यानी कि हैदराबाद अगर इंडिपेंडेंट रहता तो उसको भारत के साथ में अच्छे रिलेशन रखना ही है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारत ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको हम, इसका सीन ऐसा है कि अगर हैदराबाद को, देखो भारत की जो पॉलिटिक्स थी उन्होंने सीधा बोला कि हैदराबाद को, हैदराबाद के जो नवाब थे वो क्या करते हैं, इस मुद्दे को लेकर चले जाते हैं यूएन में कि हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं लेकिन भारत हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहा। तो इनका कहना था अब ये मुद्दा पहुंच चुका है यूएन में, अगर अब हमने इस पर मिलिट्री अटैक किया तो उससे क्या रहता है कि हैदराबाद हमारे हाथ से जा सकता है, लेकिन हैदराबाद हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हैदराबाद तो किसी भी हद पे हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हैदराबाद कैप्चर करने पे हमें बहुत सारा पैसा मिले, बहुत ज्यादा इसके पास में बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा अमीर स्टेट। अब क्या होता है कि जो यहाँ के जो नवाब साहब हैं, ठीक है, नॉर्मली डिस्कशन होता है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है हैदराबाद की वो ज्यादातर 50% से ज्यादा क्या है, हिंदूज है, 50% 60% से ज्यादा क्या है, हिंदू पॉपुलेशन। अब ऐसे स्टेट में क्या हो रहा है इसमें, जब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे ऑपरेशन आ चुका है, इसके ऊपर दबाव आ चुका है उस्मान अली के ऊपर कि अब हमको भारत चारों तरफ से घेर के कब्जा कर लेगा। तो भारत को एकदम से रिटेलिएट कैसे किया जाए, तो भारत को रिटेलिएट करने के लिए उनको सबसे बेस्ट तरीका क्या दिखा, कि काम करते जो इसमें हिंदू है उन्हीं को मरवाना स्टार्ट कर। तो यहाँ इन्होंने एक मिलिशियास की, मिलिशिया वो होता है वो लड़ाकू, उनकी एक फोर्स बनाई जिन्हें हम रजाकार्स के नाम से जानते हैं। रजाकार्स की एक मिलिशियास की एक फोर्स थी, रजाकार्स ने क्या किया, रजाकार्स ने चुन चुन के हिंदूज को मारना स्टार्ट। इस चीज को देखते हुए हमारे यहाँ की जितने भी पॉलिटिक्स थी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने चारों तरफ मिलिट्री असाइन कर दी, उसको सिर्फ असाइन किए, एंटर नहीं किया। और बहुत ज्यादा रजाकार्स ने बहुत ज्यादा हिंदूज का क्या किया, बहुत ज्यादा हिंदूज को मारना स्टार्ट किया। ऐसे केस में अब क्या होगा कि हैदराबाद के अंदर अब एंटर करने के अलावा और कोई रीजन नहीं है हमारे, और कोई चारा है ही नहीं, हमें हैदराबाद को कैप्चर करना ही करना है। पैसा उसके पास बहुत है, पैसे का लालच उसको दे नहीं सकते, ठीक है, टेरिटरी का लालच उसको दे नहीं सकते, और उसके अंदर तो एकदम से हृदय परिवर्तन हम करा नहीं सकते। तो हमारे पास एक तरीका रहेगा मिलिट्री एग्रेशन। मिलिट्री एग्रेशन हम डायरेक्ट मिलिट्री एग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये जा चुके हैं कहाँ, यूएन। तो बचेंगे कैसे, तो हम तो देख रहे थे कि कुछ तरीका मिल जाए, इन्होंने अपने आप ही दे दिया, रजाकार्स ने यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया हिंदूज को। अब हमें एक रीजन मिल गया हैदराबाद में जाने का, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूएन में ये मुद्दा था तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, मिलिट्री हमारी डायरेक्ट नहीं जा सकती थी। तो मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने सिंपल सा वहां की जो पुलिस थी, लोकल पुलिस थी, उसका पूरी वेशभूषा चेंज की और एंटर कर गए अंदर।
13 सितंबर को एंटर किए और 4 दिन तक हमारा ये ऑपरेशन चला। ऑपरेशन पोलो नाम था उस ऑपरेशन का। 4 दिन तक ऑपरेशन चला। जैसे ही 4 दिन हुए 18 सितंबर को हैदराबाद किसमें आके मिल गया? इंडिया के अंदर हैदराबाद ने अपोज किया, लेकिन 4 दिन भी बहुत थे, 3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो गया था। ठीक है, सच में 3 साढ़े 3 में पूरा खत्म। 2 दिन हमको पता ही था, एक बार हम एंटर कर गए उसके बाद है ना इतनी फोर्स नहीं है हैदराबाद की जो अपोज कर पाए। तो हैदराबाद भी अब किसका हिस्सा बन चुका है? भारत का हिस्सा बन चुका है। तो हमने आज की पूरी क्लास में क्या क्या किस किस को भारत का हिस्सा बना दिया? कश्मीर को बना दिया, हैदराबाद को बना दिया, ट्रेवनकोर को बना दिया, जूनागढ़ को बना दिया और भोपाल को बना दिया और जोधपुर को बना दिया। अब सबके अलग अलग मुद्दे थे। कोई कह रहा था हमें आजादी चाहिए, कोई कह रहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, कोई कह रहा नहीं हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, हमें खुद इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब इतनी ज्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं थी। भारत कहते हैं यार चलो भारत का हिस्सा है ना, उसको भारत में एंटर करते हैं। तो भारत की जो सबसे ज्यादा, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उनकी एक बहुत बड़ी 182 मीटर की जो वो है मूर्ति बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यूनिटी मतलब उन्होंने पूरे भारत में जितनी भी हमारी ये थी, जितनी भी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सभी को क्या किया था? यूनाइट किया था। उनका ये विजनरी उनकी विजनरी स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से इतनी सारी स्टेट्स भारत में आके मिली है। और आज जो हम देख रहे हैं ना भारत का जो स्ट्रक्चर, वो उन्हीं की देन है एक तरीके से। एक बार तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो याद कर लेते हैं, पर वीपी मेनन साहब को नहीं कर पाते। तो वीपी मेनन साहब जो वो सेक्रेटरी थे प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन दोनों को और इनके जितने भी लोग सपोर्ट में जो भी इनके साथ में काम कर रहे थे, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भारत के अंदर आज मिलाया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जब ये सब कुछ कर दिया, प्रिंसली स्टेट्स मिल गई, अगला क्या होता है? ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा 1948 तक 47 एंड और 48 इनिशियल फरवरी तक हमारी ये सारी चीजें मिल चुकी होती है। अब जितना भी हमारा हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर सबसे पहले आता है हमारा क्या? जो भी स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स, कौन कौन सी? एक तो हमारी प्रिंसली स्टेट्स, दूसरी ब्रिटिश प्रोविंस और तीसरे ब्रिटिश कमिश्नरेट वाले इलाके। इन तीनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास में बहुत सारा भारत जो प्रेजेंट का है वो आ गया। लेकिन हम डायरेक्टली सबको सबको इकट्ठा एक ही जमीन के नीचे तो नहीं रख सकते, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में तो नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया? डिवीजन किया, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में। 4 पार्ट्स में हमने स्टेट्स को बांटा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बांटा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? पार्ट ए में हमने टोटल 9 स्टेट्स रखी और वो स्टेट्स जो थी हमारी, वो थी हमारी ब्रिटिश प्रोविंस, जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से थे? ज्यादातर हमारी ब्रिटिश प्रोविंस थे, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, इसमें हमारा हो गया बंगाल, एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट बी में हमने क्या रखा? कुछ इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी ज्यादातर, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 9 ही थी। तो इसमें जैसे कि पार्ट बी के अंदर हमारा मध्य भारत आ गया, दूसरा हमारा इसमें मध्य भारत हो गया। देन उसके बाद में इसमें हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा, इसमें ट्रेवनकोर ले लो, इसके बाद में मध्य भारत हो गया, इसके बाद में विंध्यान हो गया, एक्सेट्रा, और प्रिंसली स्टेट्स। इसके बाद पार्ट सी में हमने कौन कौन सी ली? पार्ट सी में कमिश्नरेट्स और कुछ प्रिंसली स्टेट्स, जो कमिश्नरेट्स थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे।
वो अपने पार्ट सी में रखी। जैसे कि ये भोपाल ले लिया, ये हमारे क्या था, प्रिंसली स्टेट था जो बाद में आके मिला था। इस तरीके से और भी हमारे पास में क्या था, इसमें बहुत सारी स्टेट्स पार्ट सी में थी, और पार्ट डी में अकेला था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। ये अकेला स्टेट था जो पार्ट डी के अंदर। तो हमने चार पार्ट्स में जितनी भी भारत में टेरिटरी में जुड़ी थी सारी स्टेट्स को क्या कर दिया, चार पार्ट्स में बंटवारा कर दिया। अब हम इनके अकॉर्डिंग ही आगे डील करेंगे, ठीक है। और वो लिस्ट आपके सामने ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखी हुई है, आप एक बार उसको रीड कर लेना कि कौन कौन से स्टेट्स किस किस पार्ट के अंदर थे प्रॉपरली सारी। इसमें नॉर्थ है, इसमें नॉर्थ है, इसमें भी 7-8 के आसपास थे और लास्ट ईयर था, ठीक है। तो एक बार उसको रीड कर लेना। रीड करके जब ये हमने पार्ट्स बना दिए, अब हमारा अगला टारगेट क्या है, अब हमको राज्य बनाने हैं। राज्य ऑलरेडी पहले से है, ये तो हमने बंटवा उनको बांट दिया है, लेकिन अब हमको क्या बनाने हैं, राज्य बनाने हैं। तो राज्य बनाने के लिए हमने क्या किया, कमीशंस गठित किए, कुछ कमीशंस बिठाए। सबसे पहले 1948 में एक कमीशन बिठाया जिसका नाम क्या था, एसके धर कमीशन। 1948 में हमने क्या बिठाया था, एसके धर कमीशन, ठीक है। एसके धर कमीशन ने 1948 में क्या किया, जाके इस चीज को पूरा चेक किया, और जब इन्होंने पूरा सब कुछ देखा, स्टेट्स की डिमांड क्या थी, स्टेट्स की डिमांड थी कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, तो नॉट इंडिपेंडेंट, हमको बंटवारा कर दो लेकिन बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे बांटे, जहां पे जो भाषा बोली जाती है वही भाषा का एक राज्य होता है। जैसे कि अगर आप मराठी बोलते हो तो हमें मराठावाड़ा चाहिए, ठीक है। अगर आपकी भाषा अगर जैसे ब्रज वाली भाषा है तो आपको ब्रज वालों को एक पेड़ डाल देते हैं। अगर आप मालवी बोलते हो मालवा, तो मालवा अलग बना दो। तो ऐसे अगर लैंग्वेज के बेसिस पे बांटेंगे तो हमारे तो हर 100 किलोमीटर पे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तो ऐसे तो कितनी स्टेट्स बांटनी पड़ेगी। तो इन्होंने सबसे पहले ही दे रिजेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड अपॉन लैंग्वेज। लैंग्वेज पे बेस्ड होकर जो राज्य गठित होने थे उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। पर इन्होंने सजेस्ट क्या किया कि एक काम करते हैं, एक पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव सही तरीके से राज्यों को हम उस तरीके से बांटते हैं कि हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और इवन ज्योग्राफिकल लोकेशन एक तरीके से हमको फॉलो अप करने। इन्होंने बोला कि क्या किस तरीके से बांटा जाए कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से रूल कर सके, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इस तरीके से हमको ये फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए राज्यों को बांटने के लिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब कमीशन ने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन राज्यों की यहाँ पे क्या हो गई, राज्यों की यहाँ पे ऑपरेशन आ गया, राज्यों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया कि हमको तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होना। जब राज्यों ने विरोध किया हमको तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होना है, तो फिर इसके लिए इसके बिहाफ पर इसके दूसरा जो कमीशन 1948 में ही बिठाया गया, ठीक है। ये मिड 1948 में था, ये नवंबर दिसंबर के आसपास था, जिस कमीशन का नाम है JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तो बहुत बड़ी पोस्ट वाले आदमी थे। इन्होंने भी जाके चेक किया कि राज्यों का क्या बंटवारा लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है, बिकॉज राज्यों की तरफ से ऑपरेशन बहुत आ रहा था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर अलग होना है। तो एक बहुत ऊंचे स्तर के जो लोग हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने जाके इसकी जांच की और उन्होंने भी रिकमेंड किया कि राज्यों को ना लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बांट कर, लेकिन राज्यों को ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखने चाहिए। इसकी वजह से हुआ क्या, एक राज्य था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोल रहे थे वो लोग कि जितने भी लोग तेलुगु बोलते हैं तो हमें अलग से क्या चाहिए, हमें अपना खुद का राज्य चाहिए जो तेलुगु बोलते हैं, ठीक है।
तो आंध्र प्रदेश में आसपास वाला जो इलाका था, जो पहले आंध्र प्रदेश नहीं था, ठीक है, तो ये लोग अब विरोध करने लगे किस चीज का, कि हमको हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी तेलुगु जो बोलते हैं, हमें अपना खुद का एक राज्य चाहिए। और ये इनके जो थे, जिनका नाम क्या था, पी श्री रामालू करके एक लीडर थे, ठीक है, पी श्री रामालू करके लीडर थे। ये अनशन पे बैठ गए, कब बैठ गए, 1952 में अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम डेज, आफ्टर सम डेज इनकी हो जाती है डेथ। और इनकी डेथ के बाद क्या होता है, उस राज्य के अंदर एकदम से विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है कि हमारे जो लीडर थे, उनकी दो ही तो मांग थी कि हमको अलग होना है, हमको क्या होना है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बनना है, अपना खुद का क्या बनाना है, राज्य बनाना है, जिसको केंद्र की जो सरकार थी उसने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमारे यहाँ के लीडर की डेथ हो गई। तो इसके विरोध में बहुत विरोध प्रदर्शन होता है, जिसको काउंटर करने के लिए हड़बड़ाहट में 1953 में जो सेंटर की सरकार होती है, उसने आंध्र प्रदेश नाम का नया राज्य गठित किया। और इसको गठित किया किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस। अब आप एक चीज समझना कि क्लास के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, एक बच्चे को अगर टीचर ने फेवर कर दिया तो सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, सारे बच्चे बोलेंगे कि हमको भी फेवर चाहिए, हमको भी फेवर चाहिए, हमको भी फेवर चाहिए। तो टीचर को पॉसिबल नहीं है ना सबको फेवर करके, सब या तो सबको काउंटर करो या एक को भी फेवर मत करो। लेकिन केंद्र की सरकार ने जैसे ही इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे एक राज्य को गठित किया, बाकी सब राज्य अब खड़े हो गए, हमको भी लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होना है। तो अब जो भी कमीशन बनेगा, उस कमीशन के सामने दिमाग में एक फैक्टर रहेगा कि अब लैंग्वेज का तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ही है, उसको तो हम नकार ही नहीं सकते। जैसे ही अगर हमने नकारा तो आंध्र प्रदेश वाली जो सिचुएशन थी वो फिर से अराइव हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अगला एक कमीशन बनाया गया, नॉट बचने के लिए एक कमीशन गठित किया गया, जिनका नाम क्या था, इसको हम बोलते हैं 1953 में कमीशन गठित किया गया, जिनका नाम था फजल अली कमीशन। एक्चुअली में ये जो नाम है ना, फजल अली कमीशन, एस के धर कमीशन, ये चेयरमैन के बेसिस पर रखे जाते हैं, जो इनके चेयरमैन हुए, ठीक है। फजल अली थे, इनके साथ में जो दो लोग थे वो कौन थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनीकर। एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पनीकर थे। अब ये तीन लोग बैठते हैं, बैठ के अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन में साफ साफ लिखता है कि स्टेट्स का बंटवारा लैंग्वेज के बेसिस पे तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी ध्यान में रखेंगे। जरूरी नहीं कि लैंग्वेज के बंटवारा, लैंग्वेज के बेसिस पे हम कितना भी बांट दें, लेकिन हमको ये ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम सहूलियत के हिसाब से राज्यों का बंटवारा करें। एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज, थोड़ी खड़ी बोली हो ब्रज, लेकिन सेम भाषा तो मथुरा में भी बोली जाती है, आगरा तरफ भी बोली जाती है। तो कायदे से अगर लैंग्वेज के बेसिस पर बांट रहे थे तो ग्वालियर है ना यूपी का हिस्सा होना था ना, या फिर मथुरा और आगरा वाले इलाका मध्य प्रदेश का हिस्सा होना था। लेकिन हमने उसमें क्या देखा, ज्योग्राफिकल फैक्टर को देखा। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या था कि ये जो चंबल रिवर है, ये एक बाउंड्री बन सकती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन सकती है दो राज्यों के बीच। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चंबल रिवर काफी पहले से एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनती हुई आती है, श्योपुर से लेकर पूरा यहाँ तक भिंड तक जाती है, मुरैना तक राजस्थान से जाती है, फिर भिंड से हमारी स्टार्ट हो जाती है यूपी के साथ। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो इस तरीके से हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया।
तो इस तरीके से इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने, जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी और 1955 में इनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है, सरकार के पास आ चुकी है, सरकार ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 1956 के अंदर। उस एक्ट का नाम क्या था? उस एक्ट को हम बोलते थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 में लेके आई। और इस एक्ट के तहत कितनी बनाई हमने? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज टोटल फॉर्म कर दी बाय द एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आए थे, 7वें संविधान संशोधन से लेकर आए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। और इसी के बाद फिर धीरे 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 करके हमारी, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक स्टेट थी, ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। इसी के बाद में जैसे इसमें एक स्टेट थी, उस स्टेट का नाम क्या था? बॉम्बे। तो हमने क्या किया? आगे चल के क्या होगा? बॉम्बे भी लैंग्वेज के बेसिस पे 2 हिस्सों में बच जाएगा, जहां पे गुजराती बोलते हैं तो गुजरात का फॉर्म हो जाएगा, और जहां मराठी बोलते हैं वहां पे बन जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो लैंग्वेज के बेसिस पे आगे जाके फिर चीजें बढ़ने लगी। और आगे जाके फिर जो हमने एक अलग से प्रोविजंस बनाया था। अच्छा, ये जो हमारे ये नीचे था, ये जो थे हमारे एसके धर जी थे, इन्होंने 2 और हमारे क्या प्रोविंसेस फॉर्म किए थे, ठीक है। इन्होंने 2 प्रोविंसेस फॉर्म किए थे। इसमें एक हमारा था नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्रोविंस था, जिसके अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब कुछ हिस्सा आता था। उसी को हमने आगे जाके फिर क्या किया? यूटीज में उसमें से कुछ राज्य दिए और आगे जाके उसको बंटवारा करना। आपके सामने लिस्ट है कब कौन सा आगे जाके फॉर्म हुआ। 1956 में कितने? 14 स्टेट थी। सबसे पहला राज्य जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था क्या? अभी बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे ये है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर नीचे तक का हिस्सा तो ट्रावनकोर था, ऊपर का कुछ हिस्सा हमारा किसमें आ रहा था? मैसूर या मद्रास? मैसूर। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा और ये कुछ हिस्सा, दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? केरल बना दिया। फिर हमने अगला गुजरात और महाराष्ट्र अलग कर दिया, ठीक है, 60s के अंदर, 1960 में। 1966 के अंदर हमने क्या किया? जो पेप्सू था, पेप्सू जो था, जिसके अंदर हमारा पंजाब वाली, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, ये इसका इलाका था पूरा। तो इसमें से हमने हरियाणा, पंजाब, इन दोनों को अलग किया। और तीसरा क्या किया? चंडीगढ़ को हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और दोनों की कैपिटल बना दिया। इस तरीके से फिर हमने आगे चल के, जैसे कि 1960s और 61, 62 के आसपास हमने ना, जब पुर्तगाली क्या छोड़ के गए थे, पौंडीचेरी छोड़ के गए थे और गोवा छोड़ के गए थे, ठीक है। गोवा को हमने क्या बनाया इनिशियली? हमने यूटी बनाया और उसको 1985 87 के आसपास हमने उसको क्या बना दिया? स्टेट का दर्जा दे दिया। और भी जो हमारा जो था नॉर्थ ईस्ट वाले जो सेक्शन था, नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारे राज्य ऐसे थे। उन राज्यों को हमने क्या किया? धीरे धीरे करके यूटीज बनाते गए। जैसे कि पूरा वाला असम वाला सेक्शन था, उसमें से हमने पहले इसको थोड़ा अरुणाचल प्रदेश को अलग किया, उसको यूटी बनाया। फिर उसके बाद जितने भी जो थे मणिपुर को बनाया, फिर उन सभी को हमने फिर स्टेट का दर्जा देना स्टार्ट किया। इसी तरीके से एक आता है 33वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। इससे हमने कौन सी स्टेट को जोड़ा है? सिक्किम को। एक्चुअली कहते थे सिक्किम के जो राजा थे उनके ऊपर दबाव आने लगा कि वो चाइना की तरफ से दबाव आने लगा। तो सबसे पहले इस वाले संविधान से हमने सिक्किम को क्या बनाया? प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया, कि हम सिक्किम को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब हमने उसको अपने साथ में जोड़ लिया है, तो हमने अगली बार जब विद द परमिशन ऑफ सिक्किम के राजा और सबको, वो खुद ही आना चाहते थे भारत के साथ में, तो 36वें संविधान संशोधन से जस्ट उसी साल 75 में, तो हमने क्या किया? उसको परमानेंट भारत एक स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब
आप मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जरूरी नहीं, आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, जरूरी नहीं कि आपको किसी दूसरी फॉरेन टेरिटरी को ज्वाइन कराने के लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़े, लेकिन एकदम से आपको बदलाव कहाँ करना पड़ा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अलग से कुछ हिस्सा जोड़ा है, उसको अलग से दर्जा देने के लिए। अगर हम उसको संविधान में नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो उसकी जो एक कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वॉज द रीजन कि हमें संविधान संशोधन करने की वहां जरूरत पड़ती है। इसीलिए उस समय क्या कहा गया है कि देयर इज नॉट कंपल्शन दैट फॉर द for the implementation of article number 2 and article number 3 we have to do the constitutional amendment that is already written in article number 4, but when it is compulsion then we have to do the constitution amendment. Understand? ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपके नोट्स में ऑलरेडी, जो कोचिंग के नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी आपके मेंशन है, तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हो। तो जो आज की पूरी क्लास है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमने सारी जो राज्य थे उन राज्यों की तरफ से क्या 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 मतलब वो जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे या ब्रिटिश कमिश्नरेट्स थे, वो किस तरीके से भारत के साथ में आए। फिर हमने कौन कौन से आयोगों का गठन किया, कमीशन बनाए, कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने फिर आगे क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिससे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया। जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उसके अंदर से हमने कुछ को बाद में स्टेट्स का दर्जा दे दिया, और बाद में जो स्टेट्स हमने तोड़े उनको फिर हमने कुछ यूनियन टेरिटरीज बना दिया। आज प्रेजेंट में हमारे कितने हैं, 2025 में हमारे कितने हैं, 2026 नॉट 25, 2026 में हमारे कितने हैं, 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज। ठीक है, लेटेस्ट अपन देख लेते क्या क्या हुआ 2000 के अंदर। क्या हुआ 2000 में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ है, उत्तराखंड अलग हुआ है। ठीक है, इसके बाद झारखंड अलग हुआ बिहार से। इसके बाद फिर आते हैं हम 2014 में, तेलंगाना अलग हुआ कहां से, आंध्र प्रदेश से। फिर इसके बाद फिर आते हैं हम 2019 में, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया, बाइफ्यूरिकेट कर दिया, यानी उसको 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को क्या बना दिया, जो पहले स्टेट का दर्जा था वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया, केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा। और तीसरा जो अभी लेटेस्ट हमारा हुआ है वो क्या है, जिसमें हमने दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या कर दिया, मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में हुआ, तो यही आपको पूरा पढ़ना था पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे आज हमारा क्लास खत्म होती है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है किसी टॉप पॉइंट पे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेट कैसे हो गया, खत्म हो गया ना। तो कल हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, कल हम लोग अच्छा वो पंजाब वाला इलाका है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ वाला जो इलाका, उस पूरे को हम लोग टैप्सू नाम से जानते। पटियाला प्रोविंस होता था, पटियाला एक राज्य होता था, पटियाला। ठीक है, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अदर देन दैट विल मूव फॉरवर्ड। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप, और कल सिटीजनशिप हाफ हो जाएगा क्योंकि उसको समझना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बाय आर्टिकल जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे आर्टिकल्स खत्म होते हैं फिर हम लोग मेन टॉपिक जो है हमारा वो है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1995। जब तक आप 1955 को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि सिटीजनशिप दी कैसे जाती है। वो तो आर्टिकल्स है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ लोगे उसको। ठीक है, आप कोचिंग के नोट्स में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है, तो आप उस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।